हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 7 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, 7 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पर देखा जाए 7 जुलाई के जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर रहे उनसे बेस्ड करंट अफेयर जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, उन सब पे आज अपने इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। एक कर देखते हैं कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी इत्यादि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। हमारा मासिक पैकेज का एक करंट अफेयर का ग्रुप बना हुआ है, उसी करंट अफेयर ग्रुप में देखा जाए सारे पीडीएफ शेयर की जाती है। इस वीडियो के पिन कमेंट में देखा जाए तो हमारा जो मासिक पैकेज है उसमें आप किस प्रकार से ज्वाइन हो सकते हैं, सारी बातें वहां पर बताई गई हैं। पिन कमेंट चेक करिएगा, उससे आप मासिक पैकेज में जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर जब जुड़ेंगे सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलती रहेगी, जिससे आप आसानी से रिवाइज करते रहेंगे। देखते हैं पहली खबर क्या है। यहाँ पर देखा जाए विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन जो VBG रामजी योजना है, इस योजना हेतु देखा जाए तो 25,863 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ठीक है, और 1 जुलाई 2026 को ये योजना लागू हो गई है, VBG रामजी योजना। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं जो विभिन्न राज्य हैं, राज्यों के लिए पहली किस्त जारी की गई और पहली किस्त, ये याद रखिएगा, जो पहली किस्त जारी की गई वो कितने करोड़ रुपए जारी की गई है, आपसे परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए सबसे ज्यादा किस राज्य को मिला है, जो ये 25,863 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो आवंटन है किस राज्य को किया गया है, तो वो राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, यूपी को सबसे ज्यादा आवंटन किया गया। कितना आवंटित किया गया उत्तर प्रदेश को, यहां पर याद रखिए 3,210.76 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक है। उसके बाद देखा जाए किसका स्थान है, आंध्र प्रदेश का, राजस्थान का और तमिलनाडु का। तो पहले नंबर पर कौन है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, योजना के तहत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं तैयार होंगी तथा युक्त धारा और पीएम गति शक्ति आधारित GIC पोर्टलों से ग्राम परिसंपत्तियों का मानचित्रण भी किया जाएगा। देखा जाए तो इस योजना ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का स्थान लिया है और इसके केंद्रीयकरण तथा तकनीकी बाधाओं को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो योजना है इस योजना के बारे में जान रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गगनयान मिशन के लिए प्रमुख घटक का इसरो ने सफल परीक्षण किया। जो गगनयान मिशन है ना, इसके जो प्रमुख घटक हैं उनका सफल परीक्षण किया है। चूंकि गगनयान मिशन देखा जाए प्रक्षेपित किया जाने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3 जुलाई 2026 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सॉल्व ठोस मोटर का पहला ग्राउंड परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। देखा जाए तो सॉल्व का उपयोग गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल को एकीकृत पैराशूट परीक्षण तथा अवतरण प्रणाली के सत्यापन के रूप में किया जाएगा। बात की जाए तो यह प्रणाली ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV जो होता है, इसके स्ट्रैप ऑन मोटर पर आधारित है, जिसमें धीमी दहन प्रणोदक एवं थ्रस्टर वेक्टर नियंत्रण जैसे संशोधन किए गए हैं। बात की जाए तो परीक्षण में क्रू मॉड्यूल 10 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाकर 10 पैराशूट की सहायता से सुरक्षित समुद्री वातावरण में परीक्षण किया गया। बेसिकली है क्या, जब गगनयान मिशन अंतरिक्ष में जाएगा और वापस जब लौटेगा ना, तो वापस जब लौटेगा तो उसी का परीक्षण यहाँ पर किया गया है। 10 पैराशूट के माध्यम से देखा जाए जो हमारा मिशन होगा, क्रू मॉड्यूल जो होगा वो किस प्रकार से धरती पर लैंड करेगा और समंदर में किस प्रकार से उसको उतारा जाएगा, उसी का यहाँ पर परीक्षण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पड़वानी लोक गायिका है तीजन बाई, इनका निधन हो गया। ठीक है, तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चर्चा करते हैं। पड़वानी लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है यानी कि एम्स जो है, वहीं पर इनका निधन हो गया। बात की जाए तो भारतीय लोक कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यानी कि जो तीजन बाई है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया। इसी वजह से इनका नाम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और फिक्स है कि आपके परीक्षा में सवाल इनसे पूछा ही जाएगा। बात की जाए तो तीजन बाई ने पुरुष प्रधान कपालिक शैली में प्रस्तुति देकर सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर 17 से अधिक देशों में पड़वानी का प्रदर्शन किया। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी इत्यादि अनेक नेताओं ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो छत्तीसगढ़ की है पड़वानी लोक गायिका है, 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ और इनको देखा जाए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। आगे चर्चा करते हैं। भारत 6-7 जुलाई को कोच्चि में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक का मेजबानी करेगा। ठीक है, याद रखिए जो ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन कोच्चि केरल में किया जाएगा और मेजबानी कौन कर रहा है, मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है, चलिए
देखते हैं बैठक का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व वाले विकास तथा सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। बात की जाए तो भारत की अध्यक्षता जो थीम है, इसका थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसका थीम है। इस बार जो ब्रिक्स आयोजित किया जा रहा है, ब्रिक्स का थीम याद रखिएगा कि परीक्षा में पूछ सकता है। तथा महिला नेतृत्व, डिजिटल, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, कौशल विकास, जलवायु, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान। यहाँ पर देखा जाए यह बैठक 8-9 जुलाई को आयोजित होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक की आधारशिला तैयार करेगी। यानी कि देखा जाए जो ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक है वो कब आयोजित किया जाएगा? 8-9 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे और चीते, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका इससे पूर्व में भी देखा जाए तो चीते भेज चुका है भारत में। अब वापस से देखा जाए जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि कंबोडिया में अपने बाघ भेजेगा, जो बंगाल टाइगर है उनको कंबोडिया भेजा जाएगा। लेकिन यहां पर देखा जाए जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, उस अलायंस के तहत ही देखा जाए एक नया कदम उठाते हुए यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है वो भारत में और चीते भेजेगा, ठीक है। बात की जाए तो प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 से 8 नए चीते देने का जो प्रस्ताव था उस पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है, जिन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। बात की जाए तो वर्तमान में कूनो और गांधी सागर अभ्यारण्यों में 53 चीते हैं, जबकि नौरादेही अभ्यारण्य में तीसरे चीते आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए जो गांधी सागर अभ्यारण्य है, कूनो है, यहाँ पर तो चीते उनका आवास विकसित हो चुका है। लेकिन अब देखा जाए जो नौरादेही अभ्यारण्य है, इसको देखा जाए तीसरा चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। बात की जाए तो भारत ने 2022 में नामीबिया से 8, 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12, 2026 में बोत्सवाना से 9 चीते पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत भारत में लाए गए थे। राजस्थान ने भी चीतों के पुनर्वास की मांग की है और मध्य प्रदेश राजस्थान चीता कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा है। यानी कि देखा जाए राजस्थान ने कहा है कि हमारे यहाँ भी चीते रखे जाए, ठीक है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक चीता कॉरिडोर विकसित किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। अंकटाड के अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा भारत, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो 9वां सत्र है अंकटाड का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन जो है, इसके अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह जो होगा, इसका जो 9वां सत्र है ये 6 से 8 जुलाई को जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? भारत के द्वारा की जा रही है। परीक्षण सवाल क्या पूछेगा? परीक्षण सवाल ये पूछता है कि अंकटाड के अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई? जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। कब आयोजित की गई? 6 से 8 जुलाई 2026 के बीच आयोजित की गई। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं सत्र का मुख्य विषय क्या है। उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति है, जिसमें उभरते वैश्विक उपभोक्ता संरक्षण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बात की जाए तो बैठक में सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद तथा अन्य हितधारक यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। भारत की ओर से उपभोक्ता मामलों विभाग के सचिव निधि खरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि देखा जाए जो अध्यक्षता की जाएगी बेसिकली किसके द्वारा की जाएगी? निधि खरे के द्वारा की जाएगी। आगे चर्चा करते हैं। महिला T20 विश्व कप, इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार विजेता बना है, ठीक है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित कर रिकॉर्ड 7वां खिताब जीत लिया है अपना, ठीक है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 150 रन बनाए थे, जिसमें नेट सीवर ब्रंट ने 58 रन और जो फ्रेया कैंप थी इन्होंने 44 रन बनाए थे। बात की जाए लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में ही जीत दर्ज की और बेथ मूनी ने सर्वाधिक 64 रन बनाए। देखिएगा ये जो बेथ मूनी है, जब जुलाई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ठीक प्रदान किया जाएगा तो उसमें बेथ मूनी का नाम जरूर आएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2010 में, 2012, 2014, 18, 20 और 2023 में भी महिला T20 विश्व कप का विजेता रह चुका है। पिछली बार विजेता कौन था? तो पिछली बार जो महिला T20 विश्व कप था उसको भारत ने जीता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत करेगा ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो मादक पदार्थ निरोधक एजेंसी है उनके जो प्रमुख हैं उनका बैठक भारत में आयोजित किया जाएगा। बात की जाए कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, इसके द्वारा ब्रिक्स मादक पदार्थों के निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है। कहां पर? गुवाहाटी, असम में। बात की जाए तो बैठक में कृत्रिम मादक पदार्थों के रोकथाम, खुफिया जानकारी साझा करने, संचालन समन्वय तथा क्षमता निर्माण पर विशेष चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। यहां पर देखा जाए भारत का लक्ष्य ब्रिक्स सहयोग को संवाद आधारित व्यवस्था से कार्य उन्मुख सहयोग में परिवर्तित करना है, ठीक है, तथा मादक पदार्थों से जुड़े उभरते खतरों का सामूहिक समाधान विकसित करना है। चर्चा कर रहे हैं
तो बैठक में गुप्त प्रयोगशालाओं, पूर्ववर्ती रसायनों, औषधियों की निगरानी, संयुक्त प्रशिक्षण और विशेषज्ञों का आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। जो उत्तर प्रदेश का जनपद है शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर देखा जाए जलालाबाद जो था इसका नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया, परशुरामपुरी कर दिया गया है। ठीक है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। 6 जुलाई को जो कैबिनेट का निर्णय लिया गया, उसी निर्णय में यह फैसला लिया गया कि जो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 6 जुलाई 2026 को शाहजहांपुर जनपद की नगर पालिका परिषद जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की जो स्वीकृति प्रस्ताव था उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। यहाँ पर बात की जाए, यह निर्णय स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की मांग के आधार पर जन भावना का सम्मान करते हुए लिया गया है। बात की जाए तो नाम परिवर्तन का निर्णय राज्य सरकार की अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया तथा प्रशासनिक अभिलेखों में नया नाम लागू किया जाएगा। यानी कि जो प्रशासनिक अभिलेख होंगे वहां पर देखा जाए, अभी जलालाबाद जो नगर पालिका था उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम परशुरामपुरी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी बने भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण करता। ठीक है, बात की जाए तो वैभव सूर्यवंशी ने 15 वर्ष 99 दिन की आयु में इंग्लैंड के विरुद्ध T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पदार्पण कर भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। चर्चा करें तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 36 वर्ष पुराने रिकॉर्ड और शेफाली वर्मा के सबसे युवा भारतीय अंतरराष्ट्रीय पदार्पणकर्ता के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। चर्चा करें तो बिहार के ताजपुर निवासी, ठीक है, बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ताजपुर आता है, वहीं के निवासी है वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 776 रन बनाए थे और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में स्थान प्राप्त किया था। वैभव आईपीएल के इतिहास में एक ही सत्र में ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर तथा सुपर सिक्सेस पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। यानी कि एक ही फॉर्मेट में देखा जाए तो आईपीएल के लगभग सारे जो प्रतिष्ठित अवार्ड थे वह वैभव सूर्यवंशी ने जीत लिए थे। ठीक है, 2026 में। और अब देखा जाए नया रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज कर दिया गया है कि ये सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय, भारत की ओर से देखा जाए सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण करता है। चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम की पर्वतारोही सोरिंग चोडेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह किया है। यहां पर देखा जाए सिक्किम की पर्वतारोही है सोरिंग चोडेन, इन्होंने 5642 मीटर ऊंची माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर 7 समिट चुनौतियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बात की जाए तो माउंट एल्ब्रुस रूस में जो कॉकस पर्वत श्रृंखला है उसी के अंतर्गत आता है तथा यह यूरोप की सबसे ऊंची कॉकेसस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है तथा यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बात की जाए तो इससे पहले अगस्त 2025 में उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक आरोहण किया था। 7 समिट चुनौतियों के अंतर्गत 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रुस, एकांकागुआ, डेनाली, माउंट किलिमंजारो और माउंट विंसन के साथ साथ माउंट क्यूसिस्को का आरोहण करना सम्मिलित होता है और उसी के अंतर्गत देखा जाए तो इन्होंने माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई की है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली सरकार शुरू करेगी 8,300 करोड़ रुपए की क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली परियोजना। ठीक है, यहां पर ये क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली परियोजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, दिल्ली सरकार के द्वारा। इसका टोटल बजट देखा जाए तो 8,300 करोड़ रुपए निर्धारित है। जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है, अब परीक्षण सवाल क्या पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ मिलकर क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली परियोजना स्टार्ट की गई है, किसके साथ। वहां पर 4 ऑप्शन दे देगा, विश्व बैंक या आईएमएफ या फिर ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा, तो आपको वहां पर टिक करना है विश्व बैंक के साथ मिलकर। ठीक है, यहां पर चर्चा करें। जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 8,300 करोड़ रुपए की क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली परियोजना शुरू की है। परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्ष्यों को गति देना तथा वायु प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करना है। बात की जाए तो इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड सहित विभिन्न एजेंसियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। आर्थिक कार्य विभाग एवं विश्व बैंक परियोजना के प्रमुख सहयोगी होंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली की मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के समानांतर संचालित की जाएंगी। ठीक है, यानी कि अभी जो वर्तमान में दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है ना उसको कम करने के लिए जितनी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन्हीं योजनाओं के साथ साथ उनके पैरेलली ये योजना भी संचालित की जाएगी। ठीक है, योजना का नाम याद रखिएगा, क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली परियोजना। किसके सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल एवं प्रोपेलेंट विनिर्माण परिसर मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। ठीक है, जो ये प्रोपेलेंट विनिर्माण परिसर है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अंतर्गत पाली आता है और यहीं पर अडानी ग्रुप्स के द्वारा 2500 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा निजी मिसाइल प्रोपेलेंट विनिर्माण परिसर स्थापित किया जाएगा। 5 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। चर्चा करें तो परिसर में मध्य एवं लंबी दूरी की मिसाइलों, कंपोजिट प्रोपेलेंट, टीएनटी और अन्य विस्फोटक ग्रेड सामग्रियों को एकीकृत उत्पादन किया जाएगा। बात की जाए तो परियोजना में 5000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे तथा NH-27 के माध्यम से उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे से बेहतर संपर्क भी मिलेगा। यानी कि NH-27 जो है उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर है, ठीक है, जो रक्षा औद्योगिक गलियारे हैं उनसे भी देखा जाए तो इसकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। आगे चर्चा करते हैं, नेमार जूनियर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ठीक है, ब्राजील के देखा जाए माने जाने खिलाड़ी, और अब हम लोग इनको जो ब्राजील की जर्सी है उसमें नहीं देखेंगे। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले नेमार को जानते ही हैं। ठीक है, और जो फुटबॉल देखते हैं नेमार हो गए, रोनाल्डो हो गए, मेसी हो गए, अब नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं जैसे हॉलैंड वगैरह हो गए तो उनको तो जानते ही हैं, लेकिन ये सब नाम ऐसे हैं ना कि इनको हर कोई जानता है। तो यहाँ पर देखा जाए जो नेमार जूनियर थे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप 2026 के राउंड 16 में नॉर्वे से 2-1 की पराजय के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। 34 वर्षीय नेमार ने मैच में पेनाल्टी के माध्यम से ब्राजील के एकमात्र गोल किया था जो उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 80वां गोल था। यानी कि अपने टोटल देखा जाए अपने करियर में नेमार ने 80 गोल मारे हैं। ठीक है, यहाँ पर चर्चा करें नॉर्वे की ओर से जो एर्लिंग हॉलैंड है, इन्होंने 2 गोल करके अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। ठीक, ये जो हॉलैंड है आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे वीडियोस इनके देखे होंगे। देखा जाए इस हार के साथ ही 1990 के बाद पहली बार ब्राजील विश्व कप के राउंड ऑफ 16 से बाहर हुआ है और नेमार 16 वर्ष लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर का समापन भी हो गया। यानी कि 1990 के बाद पहली बार ऐसा है कि ब्राजील क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं क्वार्टर फाइनल के लिए। ठीक है, और 16 वर्ष का जो लंबा करियर था नेमार का वो अब समाप्त हो गया है और 16 वर्षों के करियर में 80 गोल किए हैं नेमार ने। ठीक, चलिए अब आते हैं कुछ प्रश्नों पर जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन VBG रामजी योजना के तहत राज्यों की जारी पहली किस्त कितनी है? 18,500 करोड़ रुपए, 22,340 करोड़ रुपए, 25,863 करोड़ रुपए या 30,000 करोड़ रुपए। आगे चर्चा करें, गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए ठोस मोटर का नाम क्या है? विकास, सॉल्वे, S-200 या फिर CE-20। आगे चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत 6 से 8 जुलाई 2026 को अंकटाड के किस अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के सत्र की अध्यक्षता करेगा? 8वें सत्र, 9वें सत्र, 10वें सत्र या फिर 11वें सत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 वर्ष 99 दिन की आयु में भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पणकर्ता कौन बने हैं? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी या फिर रियान पराग। और 5वां सवाल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल और प्रोपेलेंट विनिर्माण परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों में सही उत्तर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को आप डेली देखा करिए रेगुलर बेसिस पर। जब आप करंट अफेयर के वीडियो देखते हैं तो करंट अफेयर का वर्डन लास्ट में जाके आपके ऊपर बहुत हावी नहीं होता है। ठीक है, और इस वीडियो की क्लास PDF PPT आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से और ऐप पर जाकर टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।